कौन सा संधि है? कौन सा? हाँ, दीर्घ संधि, बहुत अच्छा। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकः स्वर्ण दीर्घ, बहुत बढ़िया है ना। व्याकरण जब आप आरंभ करेंगे उसमें देखेंगे। तो आज हम लोग वेद तो हमने पहले देख ही लिया है, और वेद को समझने के लिए जो है हमें वेदांग की आवश्यकता पड़ती है। वेद के मंत्रों को जानने के लिए अलग अलग वेदांगों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले वेदांग की चर्चा किस ग्रंथ में आती है, ऐसा कुछ आइडिया आप लोग को? किस ग्रंथ में जो है वेदांग की चर्चा है? पतंजलि। अच्छा। देखो अच्छा, तो ये जो वेदांग है ना, पहले ये चतुर्दश विद्या समझ लेते हैं। जो 14 प्रकार की विद्या हैं उनमें से एक विद्या वेदांग भी है। ठीक है। 14 विद्या पहले जो गुरुकुल परंपरा थी तो उस समय 14 प्रकार की विद्याएं सीखना बहुत जरूरी होता था। जब आप नैषध चरितम पढ़ेंगे श्रीहर्ष का, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि जो राजा नल है वो 14 प्रकार की विद्याओं को जानता था। ठीक है। तो 14, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है बैचलर्स मास्टर्स है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं ना, संस्कृत हिंदी साइंस वगैरह में होता है, आर्ट्स कॉमर्स वगैरह में होता है। उसी प्रकार से उस समय जो थी, जो 14 विद्याएं जानना बहुत जरूरी था। वो 14 विद्याएं क्या क्या? पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, और यहाँ पे जब संधि विच्छेद करेंगे अंग मृषिता, है ना। अंग का मतलब यहाँ पे जो वेद के जो 6 अंग है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। और वेदा स्थानानि विद्यानाम धर्म से चतुर्दश। ठीक है, कि धर्म के जो है 14 स्थान बताए गए हैं, यानी विद्या रूपी जो धर्म है उनके 14 स्थान बताए गए। क्या क्या? पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और अंग यानी वेदांग, और साथ साथ जो है 4 वेद, ये सभी क्या है? 14 प्रकार की विद्या हैं। और 14 प्रकार की विद्याएं कैसी हुई बच्चा? काउंट करके देखिए। पुराण कितने हैं? पूरे पुराण 18 है, लेकिन उन्हें आप एक मानिए। ठीक है। एक पुराण, फिर एक न्याय शास्त्र, दो, तीसरा है मीमांसा, चौथा है धर्मशास्त्र। ठीक है, 4 हो गया। और अंग यानी वेदांग, वेदांग में 6 हैं। ठीक है, 6 4 10, और 4 प्रकार के जो वेद हैं वो हो गए 14। तो ये जो है 14 प्रकार की विद्याएं हैं जिसकी चर्चा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय 3 में है। ठीक है, और याज्ञवल्क्य स्मृति हमें पढ़ना भी है। तो 14 प्रकार की विद्याओं में से एक विद्या जो है वेदांग भी है। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? अब आगे देखिए कि वेदांग साहित्य के अंतर्गत जो है ना, जो हमने अभी वेद देखा भी था, तो वेद में हमने क्या क्या देखा? संहिता होता है, फिर उसके ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णीय ग्रंथ, उपनिषद, कल्पसूत्र, और साथ साथ उसी में वेदांग के अंतर्गत ही कल्पसूत्र भी आता है। ये सारे जो है वेदांग साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से आपका वेदांग पूर्ण रूप से स्टार्ट होगा। तो वेदांग का मतलब है वेद से अंग वेदांग, जो वेद के अंग है, यानी वेद को जानने के लिए, वेद को समझने के लिए, है ना, हमें जो है अलग अलग वेदांगों की आवश्यकता पड़ती है, वो वेदांग कहलाता है। ठीक है। अंग यानी जो आपके ये हाथ पैर शरीर के जितने भी पार्ट हैं, है ना, वो सब क्या? अंग कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अंग का निर्वचन भी दिया है। अंगेते ज्ञानते अमीभी इति अंगानि, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है वो अंग है। ठीक है। तो बस ये 2 लाइन विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है। आगे देखिए, तो वेदांगों की आवश्यकता क्यों पड़ी आज के टाइम पे या पहले भी? तो वेदांग जो है मुख्य रूप से जो है पवन पढ़ो इसे, फर्स्ट लाइन को।
जी सर, जी सर। पढ़ो। वेद नामर्थ ज्ञान कर्म कांडेश प्रतिपादन यानी उपयोगी शास्त्राणि वर्तन्ते तानि वेदांगानि एव। ठीक है बच्चा, यानी कि जो वेदांग है ना, हमें अलग अलग कर्म कांडों को प्रतिपादन करने में, वेद के अर्थ को जानने में जो भी उपयोगी शास्त्र है वो सब वेदांग कहलाते हैं। ठीक है, और वेद के यथार्थ ज्ञान के लिए हमें 6 प्रकार का जो है विषय आना चाहिए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वेदांग की चर्चा हमें मिलती है वो मुंडको उपनिषद में प्राप्त होती है। यानी सबसे पहले जो वेदांगों का वर्णन है हमें मुंडको उपनिषद। बच्चा, ये मुंडको उपनिषद किस वेद का है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के कितने उपनिषद हैं बताएं? 3 है। कौन कौन? कठोपनिषद। हाँ, कठोपनिषद किसका है बच्चा? है ना, ध्यान रखिए, वो बहुत कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए बार बार उस चार्ट को याद कीजिए। ठीक है, तो अथर्ववेद का जो एक उपनिषद ग्रंथ है मुंडको उपनिषद, उसमें सबसे पहले जो है वेद के साथ साथ वेदांगों की चर्चा की गई है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले वेदों की चर्चा कहाँ प्राप्त होती है, तो मुंडको उपनिषद। और साथ साथ आप कोटेशन भी इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है, ठीक है, मुंडको उपनिषद, वो क्रम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुंडको उपनिषद के अनुसार वेदांगों का क्या क्रम है। ठीक है, तो पहले शिक्षा, फिर कल्प, फिर तीसरा व्याकरण, फिर निरूप, फिर छंद और फिर ज्योतिष। ठीक है बच्चा, एक एक 5 यानी मुंडकोपनिषद के में प्राप्त होता है। तो क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 साल का देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि सारे सेक्शन से जो है आपको, चाहे लेखक का क्रम हो, बुक्स का क्रम हो, या कोई किसी का भेद या उपभेद है, उसका क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कोटेशंस पूरा याद कर लीजिएगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लेंगे, अलग अलग इंटरव्यू में भी काम आएगा आपको। ठीक है बच्चा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो क्रम नॉर्मल ही है। यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, शिक्षा से लेके ज्योतिष तक। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्रम है। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? किसको किसको क्रम याद हो गया? हो गया, चलो बढ़िया है। आगे देखिए, इसके अलावा और कहाँ कहाँ में वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र, ये बताइए कि अर्थशास्त्र सिलेबस में लगा है क्या? क्या कौन सा पार्ट लगा हुआ है? सर इसका प्रथम अधिकरण होगा सर। हाँ, प्रथम अधिकरण, विनय अधिकरण लगा हुआ है। इसका मतलब बच्चा पवन के अलावा किसी और ने सिलेबस अभी तक याद नहीं किया है, मुझे तो यही लगेगा। ठीक है, सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए, किसी दिन सिलेबस पे ही पूरा PYQ लेना पड़ेगा, लगता है प्रैक्टिस क्वेश्चन करना पड़ेगा सिलेबस पे ही। चलिए, तो देखिए बच्चा, उसके बाद अर्थशास्त्र में भी जो वेदांगों की चर्चा आती है, यहाँ पे भी आप देखोगे क्रम वही है। ठीक है, इसमें आप बताइए कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या इसके कोटेशंस में? यहाँ पे अर्थशास्त्र के और मुंडकोपनिषद में, दोनों को देखिए ध्यान से और बताइए क्या चेंज दिखाई दे रहा है आपको, कुछ चेंज है या नहीं? देख लिया मुंडकोपनिषद? आप देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में जो दिया हुआ वेदांग का डेफिनेशन, उसको देखिए क्या चेंज लग रहा है। क्या? छंदो विचित्र लिखा है सर। हाँ ठीक है, उसके अलावा मनीषा बता जी, कल कहाँ थे आप? कल नहीं आए आप? सब ठीक है? क्लास मिस करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, वेद का भी नाम आता है,
ठीक है, लेकिन अर्थशास्त्र में वेद की चर्चा नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये कोटेशन दे दिया जाएगा या इसमें और भी वेद का नामकरण ऐड कर दिया जाए। अब पूछा जाएगा सत्य और असत्य कि अर्थशास्त्र में वेदांगों की चर्चा है, कोटेशन ये भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आपको वेद का नाम भी दे दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके बाद ये जो है क्रम भंग करके कोटेशन दे दिया जाए। ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाकर 4 ऑप्शन देंगे। तो ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र वाले कोटेशन में वहां पे वेद की चर्चा नहीं है, वेद का नाम वो नहीं देते हैं। लेकिन मुंडको उपनिषद में क्या है बच्चा, वेदेशः वेदांगाना। ठीक है, ये पूरा कोटेशन है वहां पे। चलो, क्लियर है यहाँ तक? तो अर्थशास्त्र में जो है ध्यान रखेंगे कि कौन सा कोटेशन अर्थशास्त्र का है और कौन सा कोटेशन मुंडको उपनिषद का है। ठीक है, आपसे ये दोनों कोटेशन दे दिया जाएगा सही से, और मैचिंग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, या सत्य असत्य के फॉर्म में भी आ जाएगा कि ये वाला कोटेशन जो है वो बोलेंगे कि मुंडको उपनिषद में है, और वो वाला कोटेशन जो अर्थशास्त्र में। आप बताइए कौन सत्य है कौन असत्य है, कि दोनों गलत है या दोनों सही है, या एक सत्य है एक असत्य, ऐसे भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। अब यहाँ देखिए कि वेदांत पढ़ने का इसके पीछे का जो 3 पर्पस है। ठीक है, पहला पर्पस क्या है, पहला उद्देश्य क्या है, अर्थ के बोध के लिए। दूसरा क्या है, उच्चारण के ज्ञान के लिए। और तीसरा क्या है, हमें कब यज्ञ करना चाहिए, इसका प्रयोग हम कब करें, इसके माध्यम से हमें वेदांत की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ बोध के लिए किस किस वेदांत की आवश्यकता पड़ती है, व्याकरण और निरुक्त, उच्चारण के लिए शिक्षा और छंद, और यागिक प्रयोग के लिए जो है यानी यज्ञ कब करना चाहिए, इसके बारे में हमें कल्प और ज्योतिष ग्रंथ के माध्यम से हमें पता चलता है। कोई समस्या? ये कोटेशन, ये चीजें समझ में आया कि अर्थबोध के लिए किस वेदांत की आवश्यकता पड़ती है, उच्चारण के लिए किस वेदांत की, और यागिक प्रयोग के लिए किस वेदांत की। बोलो बच्चा, किसी को कोई समस्या है इस कोटेशन में? नहीं सर। याद हो गया? पूछूं अब? हाँ वर्षा बताओ, अर्थबोध के लिए क्या आवश्यकता होती है, किस वेदांत की जरूरत पड़ती है अर्थबोध के लिए? व्याकरण की और निरुक्त की। और उच्चारण के लिए? उच्चारण के लिए सर शिक्षा और यागिक प्रयोग के लिए? कलप और ज्योतिष। ठीक है, बढ़िया बच्चा। तो देखिए बच्चा, है ना, ये 3 चीजें याद रखिएगा। अर्थबोध के लिए कौन कौन सा वेदांत की आवश्यकता है, उच्चारण के लिए क्या, और यागिक प्रयोग के लिए क्या। अब आगे देखिए, जब आप पाणिनि शिक्षा पढ़ेंगे तो वहां पे भी जो है वेदांगों के विषय में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाणिनि शिक्षा में शिक्षा कल्पोत व्याकरण निरुक्तम छंदसाम चया ज्योतिषाम मयनम चैवा वेदांगी षडेव तु। तो अभी हमने पढ़ा, भाव वही है कि वेदांग जो है 6 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये जो 6 प्रकार के वेदांग हैं। उसी प्रकार से महाभाष्य में भी आप देखेंगे तो वहां पे भी जो वेदांगों की चर्चा है ना, जो ये कोटेशन हमने कहाँ पढ़ा है बच्चा, कोई आइडिया आ रहा है? महाभाष्य में कहाँ प्राप्त होता है? ब्राह्मणेन निष्कारण षडंगो वेदाध्यय ज्ञश्च। किसने कहा है बच्चा ये कोटेशन, और कहाँ प्राप्त होता है? महाभाष्य पतंजलि द्वारा कृत प्रथम आहनिक में। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मुंडको उपनिषद में वेदांत के विषय में क्या कोटेशन है, फिर हमने देखा अर्थशास्त्र में क्या कोटेशन है, फिर हमने देखा पाणिनीय शिक्षा में क्या देखा है, और फिर अगला महाभाष्य में। महाभाष्य में जो षडंग ये जो शब्द है इसका मतलब क्या है, वेदांग है। 6 अंग का मतलब वेदांग। क्लियर है? अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया जा सकता है कि चारों का कोटेशन दे दिया जाए, मैचिंग के लिए हो सकता है, या फिर इंटरचेंज करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए
कि कौन किसका है, ठीक है। सत्य असत्य के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि भाव वही है। कोई दिक्कत बच्चा है यहाँ तक? नहीं तो चलो नहीं तो आगे देखिए। ये कोटेशन किसको याद है, या किसी ये पहली बार देख रहे हैं, या इससे पहले आपने ये पढ़ा है छंद पादों वाला? पढ़ा है ना? बढ़िया बढ़िया। तो देखो, तो पूरे वेदांगों का जो महत्व है ना, इसे एक वेद रूपी पुरुष के रूप में जो पूरा जो है यहाँ पे पाणिनीय शिक्षा में वर्णन किया गया। पाणिनीय शिक्षा के 41 और 42 नंबर श्लोक में, ठीक है बच्चा। कौन पढ़ेंगे आप लोग में से? निकिता पढ़ोगे? हाँ अनस पढ़ो। कल्पना छंदा पादो वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ध्यानम तु वेदस्य मुखम व्याकरण स्मृतम तस्मात् सांगम जिते ब्रह्मलोके मुझे पठेत। बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग में से कोई और बताएंगे इसका भाव क्या है, क्या मीनिंग है? कोई भी आप लोग में से जो बताना चाहे। मीनू, हाँ बहुत अच्छा। नहीं बता दो। हाँ बताओ। मीनू बहुत स्लो आवाज आ रही है, बोलो। सर मैं बताऊँ सर? हाँ बताओ मीनू बताओ। सर जो ये सारी चीजें वेद पुरुष को डिफाइन करती हैं, और इसमें जो वेद पुरुष के पांव है वो छंदों को कहा गया है, ठीक है, बहुत अच्छा। और हाथ को कंठ कहा गया है, हाँ। और को उसका आंख कहा गया है, निरुक्त को सर कान कहा गया है, ठीक है, और शिक्षा को सर नाक कहा गया है, ठीक है, और व्याकरण को मुख कहा गया है। बहुत अच्छा बच्चा। तो बच्चा ध्यान रखना है ना, जो वेद के जो अलग अलग अवयव है ना, ये जो 6 प्रकार के जो अंग आपने देखा है शिक्षा से लेकर ज्योतिष तक, ठीक है, इसे वेद रूपी पुरुष का जो है अलग अलग अवयव माना गया है। इसको कल्पना करके एक सुंदर सा जो है यहाँ पे चित्र दिखाई देता है। क्या? छंदः पादौ तु वेदस्य, कि जो वेद के जो छंद है, ठीक है, जो छंद है वो वेदों के क्या है? पाद है, अर्थात पैर है ना। बिना जो कोई भी वेद के मंत्र इत्यादि, ठीक है, बिना छंद के नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पैर हट जाए, ठीक है, तो क्या हम चल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। तो वेद के जितने भी मंत्र हैं वो छंद युक्त है। बच्चा कोई बताएंगे ये पादों में कौन सी विभक्ति है? और जो विभक्ति आप बताओगे और साथ साथ इसमें वचन भी बताओगे, ऐसा क्यों है? सर द्वितीय लग रहा है मुझे तो पादों। अच्छा चलो शुरू। पवन ने तो द्वितीय बताया। और कोई बच्चा आप लोगों में से कि पादों में कौन सी विभक्ति और कौन सी वचन है? कोई भी कोशिश कीजिए बच्चा। जितना आप क्लास में एक्टिव रहेंगे बच्चा, इसका फायदा आपको मेन एग्जाम में आएगा। सिर्फ सुनने से आप जो है 50% 30% याद रहेगा, लेकिन आप वही बोलोगे, क्लास में एक्टिव रहोगे, वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा बच्चा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिव रहिए, क्लास में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। ये कोई प्रवचन तो है नहीं कि सुन के चले जाना है ना। जितना आप पार्टिसिपेट सब कोई बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बच्चा बताइए, पादों में यहाँ पे कौन सी विभक्ति और वचन है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अच्छा, प्रथम व्यक्ति द्विवचन। क्यों द्वितीय व्यक्ति द्विवचन नहीं हो सकता? हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है द्वितीय व्यक्ति का। दोनों है सर। तो बच्चे ये द्विवचन क्यों हुआ? क्यों बहुवचन क्यों नहीं प्रयोग किया हमने? सर क्योंकि 2 हाथ और 2 पैर के लिए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। यानी जो फिक्स है उसके वचन भी फिक्स है, ठीक है। जो पुरुष यहाँ पे तुलना किससे की जा रही है?
उपमा पुरुष से दी जा रही है, ठीक है। उसके 2 पैर और 2 हाथ ही होते हैं, इसलिए। बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छा। तो जो है वेद के जो है पाद क्या है, छंद हो गए। हस्तो कल्पोत पठ्यते, कल्प के अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चा, कल्प वेदांग के अंतर्गत इसे कितने भागों में बांटा जाता है, बताएं। कल्प वेदांग के कितने भाग हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है? 4। कौन कौन सा? सूत्र, न्याय सूत्र, धर्म सूत्र और सुन विश्व, बढ़िया बच्चा। हाँ, तो जो कल्प जो वेदांग है, ठीक है, वो क्या है, वेद रूपी पुरुष के हस्त यानी हाथ है, ठीक है। यहाँ पे भी द्विवचन का प्रयोग किया गया क्योंकि पुरुष के जो है 2 हाथ है। बहुत अच्छा। आगे देखिए, ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ठीक है। जो ज्योतिष वेदांग है वो क्या है? अच्छा बच्चा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अयनम, अयनम का मतलब क्या होता है, या अयन क्या मतलब है? कि ज्योतिषाम अयनम चक्षु, कि ज्योतिष के अयन चक्षु हैं। बताएं। अयन का मतलब क्या है यहाँ पे? अयन शायद आंख से। आंख तो यहाँ है ना बच्चा, चक्षु मतलब आंख हो गया। सबसे 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन। अच्छा, दक्षिणायन और उत्तरायण, ओके। और कोई बच्चा? सर कोशिश अच्छा दिन दिन, ओके। हाँ, और आयन का मतलब है मार्ग, रास्ता, ठीक है बच्चा। अच्छा। तो जो ज्योतिष के अयन है, मार्ग है, ठीक है, उसे चक्षु के द्वारा देखा जाता है। यानी जो ग्रह नक्षत्र है, ठीक है, ये उनके लिए क्या है, वो चक्षु रूपी वेद पुरुष है, ठीक है। किसका किससे कनेक्शन हो, ध्यान रखिएगा। और निरुक्त क्या बचा, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, यानी निरुक्त ग्रंथ जो है क्या है, वेद रूपी पुरुष के श्रोत्र है, यानी कर्ण है, कान है, ठीक है बच्चा। आगे शिक्षा घ्राणम तु वेद से, वेद रूपी जो पुरुष है उसके लिए शिक्षा क्या है, घ्राण है। घ्राण संस्कृत में याद रखिए, घ्राण या नासिका एक ही है। हिंदी में याद है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश कीजिएगा संस्कृत शब्द भी याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको संस्कृत शब्द ही देगा, अलग से आपको जो है हिंदी नहीं देगा, ठीक है। आगे देखिए, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख क्या है हमारे, व्याकरण है, ठीक है। और तस्मात सांगम धीत ब्रह्म लोक के महीयत, यदि इन सब का जो है अच्छे से अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप क्या करेंगे, ब्रह्म लोक के महीयत, ब्रह्म लोक को प्राप्त करेंगे। कोई समस्या है इस श्लोक में? क्लियर, याद हो गया कि कौन सा वेदांग वेद रूपी पुरुष का क्या है? चले आगे। और ये भी याद रखेंगे कि ये पाणिनि शिक्षा का 41 और 42 नंबर श्लोक में लिखा हुआ है। क्लियर? सर अंतिम वाक्य का कैसे बताएंगे, अंतिम वाला तस्मात् सांगम अधीतेव। हाँ, तस्मात् सांगम धीतेव ब्रह्म लोके महीयते। अगर इन सब का जो है पूरा दम एक एक वेदांग अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपको क्या करेंगे, ब्रह्म लोके महीयते, ब्रह्म लोक में आपकी ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्म लोक के समान है, ये भी एक अर्थ निकलता है। तो मेनली जो है ध्यान रखेंगे कि कौन सा वेदांग वेद रूपी पुरुष का क्या है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जब आप देखोगे हर साल एक न एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है। क्लियर? चले आगे। हामी भरे बच्चा, या रुकना है, कुछ डाउट है पूछ सकते हो। चल, अब हम लोग सबसे पहले शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि शिक्षा क्या है। हाँ मनीषा बोतरा जी, पढ़िए इसको। जी, वेद मंत्राणाम उच्चारण पद्धति विषये ज्ञानम येन शास्त्रेण भवति सा शिक्षा। हाँ,
तो शिक्षा का क्या डेफिनेशन बच्चा कि जो वेद मंत्र है, ठीक है, उसका जो है उसमें बहुत सारे अक्षर होते हैं, पद होते हैं, है ना, उसे हम किस प्रकार से उच्चारण कर पाएंगे, ये जिसके माध्यम से हम सीखते हैं, समझते हैं, या उनका जिनके माध्यम से ज्ञान होता है, वो शिक्षा होता है, उसको शिक्षा कहते हैं, जिसके बारे में सायणाचार्य ने भी ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा है। क्या कहा है? पवन पढ़ो। जी सर। हम्म, वर्ण शराब उच्चारण प्रकार यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा। तो बच्चा ये नीचे वाली जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये कोटेशन आपको दे दिया जाए कि वर्ण स्वर आदि उच्चारण प्रकारों यत्र उपदिश्यते सा शिक्षा, यानी वर्ण स्वर आदि के से संबंधित उच्चारण इत्यादि को बताने वाला या उपदेश देने वाला जो होता है वो शिक्षा होता है, ठीक है। ये किसने कहा है? सायणाचार्य ने कहा है। कहाँ कहा है? तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा है। सायणाचार्य ने वेद के डेफिनेशन में ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कुछ कहा है क्या? बोलो बच्चा। वेद के डेफिनेशन में सायणाचार्य ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कुछ कहा है या नहीं कहा है? कहा तो है। कहा है? क्या बोला है? क्या बोला कि आज मैं ऑनलाइन नहीं आऊंगा? हाँ अनस? नहीं सर, मैंने कहा कि बोला तो है, बट सर अभी याद नहीं आ रहा वो। अच्छा, चलो अनस को तो याद नहीं आ रहा, और कोई बताएंगे आप लोग में से? इसका मतलब एक 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 करके, एक एक करके। हाँ हाँ, सोनिया शर्मा जी बताएं। अच्छा, मनीषा बता दीजिए, आप क्या बताना चाह रहे थे? अच्छा अच्छा, कोई और बच्चा? रश्मि, स्मृति मलिक, सोनिया जगलान, वर्षा, आप लोगों में से कोई? पढ़ो, कल ही टेस्ट है आप लोग का। हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? सर इष्ट अनिष्ट प्राप्ति नहीं 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 नहीं, वो तो कहीं और है, ध्यान से थोड़ा सा। इस तरीके से ना ईस्ट 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 और अनिस्ट की प्राप्ति और लोग के परिहार लोग वो तो किसी और ग्रंथ में है ना, सायणाचार्य ने कहा है, लेकिन शायद शायद ये कंफर्म। चलो अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो बढ़िया से, कल ही एग्जाम है आप लोग का। हाँ रश्मि। अच्छा, हाँ पांच। सर देख ऐसे भी प्रत्यक्षा प्रत्यक्षा अनुद्या व यस्तुपायो न मुद्यते। 5-6 तो डेफिनेशन दिया है, कोई ना कोई तो लग ही जाएगा। पढ़ो अच्छे से, है ना, कल कल एग्जाम आप लोग का है। चलो देखो यहाँ पे, तो बच्चा शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, शिक्षा के 6 आप भेद समझ लीजिए, प्रकार समझ लीजिए, इसे भी क्रम से याद रखेंगे कि शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या आता है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, इन 6 के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसे आप क्रम से याद कर लीजिए। शिक्षा के अंतर्गत 6 विषय वस्तु है, या 6 उसके प्रकार है, या 6 उसके भेद है, जैसे भी आपको याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए, लेकिन क्रम के अनुसार। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ठीक है, ये क्रम याद हुआ बच्चों? चलो, तो सबसे पहले वर्ण के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपने देखा कि जो शिक्षा के अंतर्गत 6 विषय वस्तु होता है, इसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा वल्ली में शिक्षा के विषय में कहा गया है कि शिक्षा जो है वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, इन सबसे युक्त होता है, ठीक है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा वर्णन है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्रम याद रखेंगे, ये कोटेशन आपको दे दिया जाएगा नीचे वाला, पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है।
क्लियर? आगे चले। अब देखिए बच्चा, शिक्षा ग्रंथ जो हमने पहले भी पढ़ा है, दो प्रकार का, एक प्रातिशाख्य और एक शिक्षा ग्रंथ, यानी शिक्षा वेदांग के अंतर्गत दो विषय वस्तु आते हैं, एक प्रातिशाख्य ग्रंथ, ठीक है, और दूसरा जो है एक शिक्षा ग्रंथ, ठीक है। मेनली शिक्षा के जो वर्णन है वो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है, ठीक है, और जो शिक्षा ग्रंथ होता है वो प्रातिशाख्य के बाद लिखे गए हैं, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पहले प्रातिशाख्य या पहले शिक्षा ग्रंथ है, तो पहले बोलिएगा पहले प्रातिशाख्य ग्रंथ है, उसके बाद ही शिक्षा ग्रंथ आया है, ठीक है। अगर आप लोग को चार प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथ का जो कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दे दिया जाए, अब बोला जाए कि इसको अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले वेद के अनुसार प्रातिशाख्य ग्रंथ का क्रम आएगा, फिर शिक्षा ग्रंथ का क्रम आएगा वेद के अनुसार, ठीक है बच्चा। ये कोटेशन नीचे वाला ध्यान रखिएगा कि शिक्षा वेदांग के अंतर्गत जो प्रातिशाख्य ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ आते हैं, उनमें प्रातिशाख्य ग्रंथ सबसे पहले आता है, उसके बाद ही शिक्षा ग्रंथ का नाम आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रातिशाख्य का क्या निर्वचन है या क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ना। प्रतिशाखम भव प्रातिशाख्यम, ठीक है, इसमें ईय प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। यानी प्रातिशाख्य ग्रंथ क्या है? वेद के अलग अलग शाखा के आधार पर जो शास्त्र निर्माण हुआ है, ठीक है, वो प्रातिशाख्य कहलाता है। यानी प्रातिशाख्य क्या होगा? किसी वेद के विशिष्ट शाखा के लिए लिखे गए हैं। यानी अगर ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है तो ऋग्वेद के मंत्रों के लिए ही वो काम करेगा, किसी अन्य वेद के लिए नहीं। यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है तो यजुर्वेद के मंत्रों के अनुसार वो प्रातिशाख्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसलिए एक निर्वचन भी है वाजस्नेयी प्रातिशाख्य में, ठीक है, अन्नम भट्ट जी देते हैं, वो क्या कहते हैं? शाखायम शाखायम प्रतिशाखम प्रतिशाखम भवम प्रातिशाख्यम। ये कोटेशन ध्यान रखेंगे कि शाखा, प्रत्येक शाखा का पे जो है अलग अलग क्या होते हैं? प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं। ये अन्नम भट्ट साहब ने बोला है वाजस्नेयी प्रातिशाख्य के अंतर्गत। एग्जाम में क्या पूछा गया? ये कोटेशन आपको दे दिया गया है, यहाँ तक बस इतना ही दिया गया। पूछा गया किसका? डेफिनेशन, ठीक है। तो ये प्रातिशाख्य का डेफिनेशन है। अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय वस्तु है कि वैदिक जो छंद है, वैदिक छंद कितने बच्चा? 8 7। क्रम बताएंगे कोई? क्या? गायत्री, हाँ, उसनी, हाँ, अनुष्टुप, हाँ। पंक्ति, पंक्ति? प्रगति। सर ग उ अ प्री पन त्री ज। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म है, निमोनिक्स। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तभी हम लोग छंद भी पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले जो है वैदिक छंदों का जो वर्णन है वो ऋग्वेद प्रातिशाख्य में या ऋग प्रातिशाख्य में प्राप्त होता है। ये विषय वस्तु याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रातिशाख्य की चर्चा हुई थी तो यहाँ पे बता दिया। बाकी जब हम लोग ऋग्वेद प्रातिशाख्य पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रतिशाख्य के अंतर्गत भी क्या होता है बच्चा? पद, स्वर, संधि, छंद इत्यादि का वर्णन तो उसमें हमें मिलता है। एक विषय वस्तु और ध्यान रखिएगा कि जो प्रातिशाख्य है उसके लिए जो है पार्षद शब्द या परिषद शब्द भी प्राप्त होता है, ठीक है। ये बस ये ध्यान रखने की बात है कि प्रातिशाख्य के लिए पार्षद या परिषद, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका यूज होता था क्योंकि प्रत्येक वेद के शाखाओं को प्रतिशाखे के निर्माण में बार बार बैठक होती थी। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है? कॉन्फ्रेंस हो गया, सम्मेलन हो गया, संगोष्ठी हो गया, है ना। तो इस प्रकार का जो है बार बार, जैसे ऋग्वेद के प्रातिशाख्य के निर्माण के लिए बहुत सारे ऋषियों का जो है वो संगोष्ठी एक तरह का होता था, बार बार जो है वहां पे आते थे, एक परिषद के रूप में बैठते थे, चर्चा करते थे।
इसलिए उसका नाम जो है ना प्रतिशाखी का एक दूसरा नाम परिषद या पार्षद भी प्राप्त होता है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? तो बस ध्यान रखिए प्रातिशाख्य को हम परिषद भी कहते हैं और पार्षद भी कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ध्यान रखिएगा। और हमने तो अभी तक पढ़ ही लिया है कि हर वेद का अपना अपना एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया भी था। एक चीज और, प्रातिशाख्य ग्रंथों का जो समय जो है ना 100% हम लोग नहीं फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा कि प्रातिशाख्य ग्रंथों का जो समय है, ठीक है, 700 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा कि प्रातिशाख्य ग्रंथों का जो समय है वो 700 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व है। ठीक है, और जो अथर्ववेद के जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है सिर्फ उनको छोड़ दिया जाए तो सारे प्रातिशाख्य जो ग्रंथ है पाणिनि से पहले लिखे गए हैं। ठीक है बच्चा, और यास्क का जो समय है वो 700 ईसा पूर्व है, पाणिनि जी का जो समय है 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो 700 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच संपूर्ण प्रातिशाख्य का जो है ग्रंथ माना जाता है उनका रचना का। सिर्फ और सिर्फ अथर्ववेद प्रातिशाख्य को छोड़कर बाकी जितने भी प्रातिशाख्य है वो पाणिनि से पहले है। बस अथर्ववेद प्रातिशाख्य जो है पाणिनि के बाद लिखे गए। ठीक है बच्चा, कोई समस्या यहाँ तक? चले आगे। अब यहाँ पे जो है जो शिक्षा ग्रंथ में हमने उसके कितने भेद पढ़ा है बच्चा? शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत कितने भेद आते हैं शिक्षा वेदांग के अंतर्गत, और क्या क्या क्रम के अनुसार बताइए। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत क्या क्या आता है? बल, आगे बल, वर्ण या बल, क्या आपने बोला? वर्ण, मात्रा, बल, हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षा साहित्य या शिक्षा वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षा वेदांग के अंतर्गत भी जो पहला भेद है, ठीक है, वर्ण, उसके विषय में। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन के आधार पे से बांटा गया है। ठीक है, अभी देखिए पाणिनीय शिक्षा में जो है 63 या फिर 64 वर्ण होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे 63 होता है और कैसे 64 होता है। ठीक है, और जब पाणिनीय शिक्षा का तीसरा, चौथा और पांचवा श्लोक देखेंगे तो उसमें आपको जो है पूरी वैदिक वर्णमाला प्राप्त होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये श्लोक है। ठीक है, आगे इसकी हिंदी में बताऊंगा क्या है, पहले ये देख लीजिए। जो वर्ण है या तो 63 है या फिर 64 है। ठीक है, तो जो स्वर वर्ण है ना, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है बच्चा, तो ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे जो हरस स्वर वर्ण है अ, ई, उ, री, इनके जो है हरस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों होते हैं। लड़ी का सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व होता है, बाकी जो अन्य है ए, ओ, ऐ, औ, इनका सिर्फ और सिर्फ दीर्घ और प्लुत होता है। ठीक है, व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे जब वहां पर डिटेल से जब पढ़ना होगा। ठीक है, संधि के संदर्भ में भी पढ़ेंगे और अलग से भी पढ़ेंगे। तो बच्चा इन सबको काउंट करोगे तो टोटल 21 होगा। ठीक है, 3 हिंदी में अ सिंगल ही होता है, लेकिन जब संस्कृत में जब देखोगे तो ये जो है अ जो है 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के आधार पे। अगर आप अनुनासिक और अननुनासिक के आधार पे बांटेंगे तो फिर और बढ़ जाता है, तो एक एक का 18 होता है। ठीक है, तो संधि के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए कि जो पाणिनीय शिक्षा है उसके अंतर्गत जो है अ से लेकर औ तक जो है टोटल 21 अक्षर होते हैं या 21 वर्ण होते हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा यहाँ पे।
ये पाणिनि शिक्षा के आधार पर मैं वर्णों की संख्या बता रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अरे तो बोलो ना बच्चा, क्यों डरते हो? यहाँ तक कोई समस्या किसी को इस वाले स्लाइड में? क्लियर है ना चीजें? अब आगे देखो, आगे देखो। स्पर्श वर्ण टोटल 25 है, कैसे बताओ बच्चा, कौन बताएंगे? स्पर्श वर्ण जो है उनकी संख्या 25 है, कैसे? क्या क्या? क से लेकर, क वर्ग से लेकर प वर्ग, है ना? क से लेकर म तक काउंट करेंगे तो टोटल 25 स्पर्श वर्ण होगा। ठीक है, तो अभी हमने 21 स्वर वर्ण देख लिया था, अभी जस्ट पिछली स्लाइड में। ये 21 स्वर वर्ण हो गए, 25 क्या हो गया? स्पर्श वर्ण हो गया। ठीक, 4 अंतस्थ वर्ण क्या क्या होते हैं, कौन बताएंगे? बहुत अच्छे, य र ल व, ये 4 अंतस्थ वर्ण हो गए। उसमें वर्ण बता दीजिए। हाँ, श स स और ह, वो क्या हो गया? ऊष्म वर्ण। यम वर्ण क्या होता है बच्चा, कौन बताएंगे? कोई बताएंगे? जीवा सॉरी, यम वर्ण क्या है? किसी को आइडिया? यम वर्ण क्या है बच्चा? कू खू गू घू, इस तरह से वो यम वर्ण होता है, जो लौकिक संस्कृत साहित्य में उसका यूज नहीं होता है। ठीक है बच्चा? और एक अनुस्वार होता है, ठीक है, एक विसर्ग होता है, जीवामूल्य वर्ण एक, उपदमानीय वर्ण एक, और 2 स्वरों के मध्य में जो है एक स्वर आता है। 2 स्वरों के मध्य में क्या आता है बच्चा, कोई बताएंगे? पहला ही मंत्र है ऋग्वेद के मंत्र में, उसका यूज होता है। इसमें ना आप व्हाइट में रखे हैं, सो उतना कुछ मेरा है, चमक रहा है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। नहीं होता है सर। जो अग्नि मीडियम में जो इड़े वर्ड है ड, है ना, 2 स्वर के मध्य में आने की वजह से वो जो अग्नि मीड़े ईड़े जो पढ़ते हो वो भी एक स्वर है। ठीक है, तो यदि आप इन सबको काउंट करोगे, इस सबको काउंट करो, कितना हो रहा है? जोड़ो, देखते कितना मैथ स्ट्रॉन्ग है, कितना हो रहा है, जोड़ के बताओ। सर स्वरी और मध्य में क्या बताएं? क्या बच्चा? स्वरी और मध्य में आपने क्या बताया? स्वर और मध्य, मध्य कहाँ बोला? स्वरी और मध्य है ना, लास्ट में उपदमानीय के बाद। अच्छा, स्वरियो मध्यो, अग्नि में इड़, इड़े जो पद है ना, इड़, इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, ऐसे अच्छा, करके नीचे से जो एट कितनी ऐसे लिखते हैं ना, हल्का सा ल टाइप का होता है। ईड़े जो पद है अग्नि मीड़े में, वो भी एक स्वर है, वो जो 2 स्वर के बीच में आता है। काउंट करके बताओ बच्चा, टोटल कितना हो रहा है? 63। ये 63 हो गया। तो यहाँ पे प्लुत्व ह्रस्व लिया तो 21 हुआ। अगर हमें 64 करना होगा तो प्लुत री को भी अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल 64 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है या तो 63 भी ऑब्लिक करके होगा या फिर 64 भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत जो है वर्णों की जो संख्या है या तो 63 है या फिर 64 है। अब 63 कैसे बना? 21 स्वर वर्ण जिसमें सिर्फ हम लड़ी जो है हरस ले रहे हैं तब 21 है। अगर लड़ी का वो भी अगर प्लुत स्वर लेते हैं तो 22 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 25 स्पर्श वर्ण, 4 और 4 अंतस्थ और उसमें वर्ण हो जाएंगे 4
यम वर्ण हो जाएंगे, अनुस्वार एक हो जाएगा, विसर्ग भी एक हो जाएगा, जीवा मूल्य जो एक हो जाएगा, उपदमानीय भी एक हो जाएगा, और स्वर मध्य जो एड़े जो पद है वो अक्षर जो है वो भी एक काउंट कर लेंगे, तो टोटल 63 या फिर 64 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई बताएंगे जीवा मूल्य और उपदमानीय में क्या अंतर है? जो 4 स्थान में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे वहां पे। किसी को आइडिया जीवा मूल्य अक्षर क्या है, उपदमानीय अक्षर क्या है? किसी को आइडिया? ये ग्रामर में पढ़ाया गया होगा आप लोग को बीए में, या बीए में तो जो पढ़ाया जाता है, मास्टर्स में तो नहीं होता है। लेकिन उसका यूज बहुत ही कम अब तो नहीं होता है, लौकिक संस्कृत साहित्य में तो बिल्कुल भी नहीं। वैदिक मंत्रों में कहीं कहीं एग्जाम्पल मिलते हैं। कई बार आप मंत्र में देखे हुए क या ख से पहले आधा चंद्र बिंदु ऊपर भी और नीचे भी लगा होता है, देखा है किसी मंत्र विशेष में? या प फ से जस्ट पहले आधा चांद ऊपर आधा चांद नीचे, इस तरह से उल्टा यू और नीचे की तरफ यू, ऐसा कुछ देखा है? देखा है? अच्छा, नहीं देखा तो दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि जीवा मूल्य और उपदमानीय जो अक्षर है उनका प्रयोग वैदिक मंत्रों में किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो अभी बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षा वेदांग के अंतर्गत पाणिनि शिक्षा में जो है हमें वर्णों की जो संख्या है या तो 63 है या फिर 64 है। इसी बात को यहाँ पे पाणिनि शिक्षा के तीसरा, चौथा, 5वें श्लोक में कहा गया है, सेम चीज श्लोक के माध्यम से। चलो कीर्ति, ये श्लोक पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो शुरुआत का। कीर्ति सो गई? अनुज बोलो कीर्ति बोलो। कीर्ति आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही अभी। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बस बस दो ही लाइन। अच्छा है, अच्छा पढ़ रहे। क्या है बच्चा? त्रिषष्टि। त्रिषष्टि का मतलब क्या होता है बच्चा? बहुत अच्छा, 63 यानी 63। त्रिषष्टि चतुर्षष्टि वा, या तो वर्णों की जो संख्या है किसके मत में? शंभु मते मता। ठीक है, इसके मत में जो है पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि जो वर्णों की संख्या है या तो हम 63 ले सकते हैं या फिर 64। वा का मतलब या अथवा। ठीक है, और ऐसा किसके लिए? प्राकृतिक सांस्कृतिक चापे स्वयं प्रोक्ता स्वयं हुआ। ठीक है, कि भगवान विष्णु के द्वारा, सॉरी भगवान शंकर के द्वारा या फिर स्वयंभू के मत में जो है वर्णों की जो संख्या है प्राकृत और संस्कृत में जो है इतने अक्षर बताए गए, यानी 63 और 64। वो किस प्रकार से बताए गए हैं बच्चा? नीचे कहा गया स्वरविंशति रेकश्च। स्वर कितने बच्चा? स्वर जो है 21 है, बढ़िया। और स्पर्शा नाम पंचविंशति। पंचविंशति का क्या अर्थ है? 25। बहुत अच्छा, अरे आप लोग बहुत समझदार हो गए, अच्छा है। तो स्वर की संख्या 21, स्पर्श की संख्या 25। आगे यादेश्च स्मृतः अष्टौ चत्वारश्च यमा स्मृतः। नीचे वाली लाइन का बताइए क्या कहना चाहते? या आद्यश्च स्मृतः ही अष्टो, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब? ये यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? इससे क्या बोध हो रहा है इस वाली लाइन से? या आद्यश्च, या प्लस आद्य, याद्यश्च, क्या मतलब आ रहा है इसका? क्या बच्चा? यम नहीं बच्चा, यम तो अलग है। यम तो यहाँ पे ना चत्वारश्च यमाः स्मृतः।
सर यहाँ पे 4 तो अंतस्थ हो गए, 4 तो स्वर हो गए। हाँ बहुत अच्छा। ये जो य आदि, आप ध्यान से देखिए संधि विच्छेद करके, य आद्य, आदि का मतलब किसी चीज की शुरुआत, य र ल व, तलाबेश मूर्धन्य से दंत स और ह। तो ये जो 8 है ना, उनको क्रमशः अंतस्थ और उष्म वर्ण कहते हैं। ये 8 है, यहाँ पे हो गए अंतस्थ और उष्म वर्ण। चत्वारश्च यमा स्मृता, और 4 जो यम वर्ण है ना, कु खु गु घु, ठीक है। फिर एक अनुस्वार, एक विसर्ग है ना, क और प के पहले और बाद में जो है उल्टा इस तरह से लगा होता है, उसको जीवा मूल्य क और उपदमानीय प बोलते हैं, ठीक है। और दुष्स्पृष्ट चेति विग्रह ऋकारः प्लुत एव च। अगर आप ऋकार को, ऋ जो वर्ण है उनको प्लुत मान लीजिए, और दुष्स्पृष्ट, और ये जो 2 स्वर के मध्य में जो आता है ना, अग्निमीड़े में जो पद है ना, वो भी उसको काउंट कर लेंगे तो ये सारे जो है या तो 63 हो जाएंगे या फिर 64 हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे बच्चा? पहले तो क्वेश्चन आएगा, ये कोटेशन आपसे पूछा जाएगा, ये कोटेशन किससे संबंधित है। दूसरा पूछा जा सकता है किस वेदांग के विषय में कहा गया है, ये कोटेशन कोई सा भी 1 लाइन या 2 लाइन दे दिया जाएगा। तीसरा पूछा जा सकता है कि इसमें जो है वर्णों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा सकता है। तो इस लाइन को भी अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट नहीं है आप लोग को? चले आगे, चलिए। वर्ण के बाद अगला नंबर आता है स्वर, ठीक है। उदात, अनुदात और स्वरित। बच्चा लोग बताइए कि वेद जो शब्द है, आदि उदात वेद और अंतो उदात वेद का क्या अर्थ है, ये बताएंगे वर्षा। आदि उदात और अंतो उदात वेद शब्द का क्या अर्थ है? आदि उदात का तो सर कुश। अच्छा, आदि उदात का कुश, दर्भ। दर्भ, कुश। उल्टा नहीं बोल रहे हो? और अंतो उदात का कोई अगर आपको कंफ्यूज करे तो कंफ्यूज मत होइए, खुद पे भरोसा रखिए। बताओ। उदात का तो सर ज्ञान, और अंत उदात का है अंतोदात वेद का दर्भ या कुश मुष्टि, और आदि उदात वेद का ज्ञान या ग्रंथ, ठीक है वर्षा। सर कुश मुष्टिवाचक का अर्थ क्या होता है? दर्भ का मतलब हो गया घास, और कुश मुष्टि वाचक, ये जो मुट्ठी है, दिख रहा आपको है ना, वो मुट्ठी की बात कर रहे हैं, है ना। हाथ को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, उंगलियों को। चलिए, तो बच्चा यहाँ पे देखिए, जो स्वर है 3 प्रकार का, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है। और स्वर चेंज होगा तो अर्थ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। एक फेमस कोटेशन है कि किस प्रकार से जो है, जो अहि जो है इंद्र भगवान के द्वारा मारा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा से मांगना चाहता था इंद्र आसन, ठीक है। लेकिन उसकी जिह्वा जो है उस पर सरस्वती माँ बैठ जाती है और इंद्रासन की जगह पे वो निद्रासन मांग लेता है, ठीक है। तो वो अलग कहानी है, किसी दिन सुनाएंगे। तो इसमें जो इस कोटेशन में जो है क्या वर्णन है बच्चा, कि स्वर का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वर भेद से बिल्कुल अर्थ भी भेद हो जाता है, जिसमें जो है इंद्र के जो शत्रु हैं अहि, वो जो है स्वर भेद के वजह से जो है वो मारा जाता है। इसका सामान्य अर्थ यहाँ पे यही समझिए, ठीक है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ये कोटेशन आपको दे दिया जाए, मंत्रो हिना। चलो रश्मि पढ़ो इसको। मंत्रो हीना स्वरतो वंतो वा मिथ्या कृष्णाम न तवंतमा
स वाग् वज्रो यजमानं यतेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। हाँ, कोई बताएंगे इसका हिंदी? आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे कि क्या कहना चाह रहा है? कोई कोशिश करो, बहुत ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, कोशिश करो, कोई भी कोशिश। ये हाँ। ये जो मंत्रहीन जो होते हैं ना सर, वो क्या स्वर नहीं होते, ऐसा कुछ है? और जो मिथ्या 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 प्रयुक्त हो ना, तमर्थम तमर्थम आह तमर्थम आह, जो मिथ्या प्रयुक्त। चलो कोशिश अच्छा कर रहे हो। तो देखो क्या कह रहा है, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा। ठीक है, यदि कोई भी स्वर हो या वर्ण हो, ठीक है, इनसे युक्त अगर कोई मंत्र है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का अगर दोष आ गए, या तो स्वरगत दोष हो जाए या वर्णगत, यानी उदात अनुदात स्वरित लगाने में गलती हो गई हो, ठीक ठीक है, या फिर तलाबेश मूर्धन्य से दंत सकार के उच्चारण में या किसी भी वर्ण के उच्चारण में दोष हो गया, स्वर के आधार पे या वर्ण के आधार पे मंत्रहीन हो गया, मंत्र में दोष आ गया है, ठीक है, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थ माहा, ठीक है, और उसका आप गलत यूज कर रहे हो मंत्र में, मतलब सही से उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, सही से वर्णों का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, स्वर का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या हो, न तमर्थ माहा, आपको जो है आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, सह वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, वो जो मिस्टेक हुआ है, वो जो दोष हुआ है, उसके वजह से वाणी रूपी वज्र बनकर यजमानम, जो यज्ञ कर रहा होगा, उसको जो है मनचाहा फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे यथा इंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात, जैसे इंद्र के शत्रु अहि नामक जो इंद्र का शत्रु था, उसने स्वर में, है ना, जो वरदान मांगना चाहिए वो वरदान न मांगकर स्वर का अपराध हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से जो है उसका विनाश हो गया था। वैसे ही किसी भी यजमान जो है यज्ञ इत्यादि में अगर सही से मंत्रों का उच्चारण नहीं करता है, तो वो उसे जो है मनचाहा रूपी जो है फल प्राप्त नहीं होगा। ये सामान्य इसके अर्थ है। ठीक है, ये कोटेशन याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि ये कोटेशन किस संदर्भ में है या किस वेदांग से संबंधित है। कोई समस्या यहाँ तक? चलो बच्चा, अगला है ना, अभी हमने वर्ण पढ़ा, फिर स्वर पढ़ा, तीसरा है मात्रा। ठीक है, तो बच्चा मात्रा, हरस्व मात्रा आपने बचपन में पढ़ा होगा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, ऐसे पढ़ा होगा, है ना, आज भी आप लोग वही बोलते होंगे, हरस्व दीर्घ नहीं बोलते होंगे कि हरस्व ई दीर्घ ई, हरस्व ऊ दीर्घ ऊ। ठीक है, तो मात्रा क्या है बच्चा, तो तीन प्रकार का, हरस, दीर्घ और प्लुत। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो बच्चा देखिए, हरस्व में एक मात्रो भवेद हरस्वो, द्यु मात्र दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्ध मात्रकम। तो बच्चा जो हरस्व होगा उसमें एक मात्रा होता है, जो दीर्घ होता है वो दो मात्रा का, जो प्लुत होता है वो तीन मात्रा का, और जो व्यंजन वर्ण होता है वो अर्ध मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा, मैचिंग के लिए आ सकता है, हरस्व एक मात्रा, दीर्घ दो मात्रा, प्लुत त्रिमात्रा, और व्यंजन जो है अर्ध मात्रा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? बोलो बच्चा, किसी को कोई डाउट? तो अभी तक हमने, हाँ हाँ बच्चा बोलो। ये अर्ध मात्रा का मतलब? अर्ध मतलब आधा, आधा लगेगा, यानी हरस्व के उच्चारण में जितना टाइम लगेगा उससे आधे के उच्चारण में व्यंजन का उच्चारण हो जाएगा, ऐसा ही कहने का मतलब। ठीक है, हाँ, क्लियर है यहाँ तक? ये कोटेशन भी ध्यान रखेंगे,
अगला देखिए बलम, बल। तो देखिए बल का क्या उच्चारण है, वर्णानाम उच्चारणे प्रयत्न। ठीक है, बल का डेफिनेशन नीचे वाला है, बलम स्थान प्रयत्नो। बच्चा ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी विभक्ति है इसमें, लास्ट वाले जो पद है, स्थान प्रयत्नो। बोलिए बच्चा, कौन सा वचन है यहाँ पे, द्वितीय व्यक्ति। क्यों द्वितीय व्यक्ति लगा है बच्चा? बल स्थान, बल का मतलब है कि स्थान और प्रयत्न से जो युक्त होता है उसको बल कहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि स्थान क्या होता है और प्रयत्न क्या होता है। स्थान का मतलब जितने भी उच्चारण स्थान है हमारे वो, और प्रयत्न का मतलब होता है दो प्रकार का, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है, बाह्य प्रयत्न जो है घोष, अघोष, नाद। हाँ बोलो बच्चा। 11 प्रकार। क्या बच्चा? हाँ, ये तो 11 प्रकार। हाँ, बहुत अच्छा। तो बच्चा ये भी हम लोग व्याकरण में डिटेल से वहां पे पढ़ेंगे। अभी बस सामान्य तौर पे ध्यान रखिएगा कि बल के डेफिनेशन में जो है क्या है, स्थान और प्रयत्न से जो युक्त होता है वो बल कहलाता है। स्थान का मतलब है कंठ, तालु आदि जो उच्चारण स्थान है वो स्थान कहलाया। और प्रयत्न का मतलब हो गया कि वर्णों का जो है आभ्यंतर और प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न होते हैं, इन दोनों से जो युक्त होता है वो प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, और प्रयत्न हमेशा वर्णों के उच्चारण में इसका यूज होगा ही होगा, बिना प्रयत्न के आप किसी भी वर्ण का, अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि बल का क्या डेफिनेशन है। बल का डेफिनेशन स्थान प्रयत्नो, स्थान का मतलब क्या है, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का मतलब है यहाँ पे आभ्यंतर, बाह्य इत्यादि जो प्रयत्न है उससे तात्पर्य। कोई समस्या यहाँ तक, कोई डाउट? अब ये अगला जो क्वेश्चन है अच्छा है, साम। देखो, आप लोग में से अपने आप को पहचान सकते हो कि आप लोग अच्छे पाठक हैं या फिर अच्छे पाठक नहीं हैं। ठीक है, ये जो कोटेशंस है ना, ये अच्छे पाठक की क्या विशेषता है यहाँ पे बताई गई है। तो साम का डेफिनेशन देखिए कि जो कोई भी है ना, निर्दोष गुण युक्तम उच्चारणम इति सामः। ठीक है, यानी जब कोई उच्चारण करता है बिना किसी भी प्रकार के दोष रहित, ठीक है, उसमें किसी प्रकार कोई दोष ना हो, वैसा उच्चारण क्या कहलाता है, साम कहलाता है। ठीक है, साम का डेफिनेशन समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे पाठक धम, अधम और पाठक गुण। अच्छे पाठक कौन है और बुरे पाठक कौन है, यानी पढ़ने वाले अच्छे पाठक और बुरे पाठक के क्या क्या क्वालिटी होते हैं। तो ऊपर जो कोटेशन है वो और नीचे वाले जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। चलिए कौन पढ़ेंगे आप लोग में से? गोरैया पढ़ोगे? जी सर। पढ़िए पहले वाला। किटिंग, सिगरी, सिरय, कपी तथा लिखित पाठक है। अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च सडेते पाठकात्मा। हाँ, पाठक प्लस अधमा। हाँ, जो बुरे पाठक हैं, है ना, जो अधम पाठक हैं, उनके क्या क्या क्वालिटी है ना, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो पाठक अधम के कोटि में आएंगे। तो पहला गीति, जो गा गा के पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है शीघ्र, जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है सिरा कंपी, जो सर कंपन करके, सर हिला हिला के पढ़ते हैं। और चौथा है लिखित पाठ का, जो लिख लिख के पढ़ते हैं। ठीक है, और 1 2 3 4, पांचवा है अनर्थज्ञ, जो अर्थ नहीं जानते हैं। ठीक है, अनर्थज्ञ है ना, अर्थ का अनर्थ करते हैं। और अगला है अल्पकंठस्थ,
जो कुछ भी बोलते हैं वो बहुत ही अल्प कंठ से धीरे से बोलते हैं, अपनी वाणी को अंदर ही कंठ में ही रखते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, भाई जोर से बोल भाई, है ना। तो वो अच्छे जो है ना पाठक की पहचान नहीं है। ठीक है, अल्प कंठ षड एते पाठक अधम, ये जो 6 प्रकार के जो पाठक हैं ये अधम पाठक कहलाते हैं। ठीक, अब आप लोग में से बताइए कौन इनमें से कोई क्वालिटी है आप लोग के? लिखित पाठक। अच्छा, गीति पाठक। और कोई? लिखित पाठक तो सबको ही होंगे, लिख लिख के पढ़ने वाले। छोटे बच्चों को देखा है सर ऐसे हिला हिला के जो है ना पढ़ते हैं या किसी चीज को याद करते हैं, देखे हो छोटे बच्चों को? घर में छोटा बच्चा नहीं है ना, तो देखो सर ऐसे ऐसे स्कूल में जाएंगे तो ऐसे सर घुमा घुमा के पढ़ते हैं। ठीक है, अब अच्छे पाठक की क्या विशेषता है, नीचे वाली कोटेशन जस्ट इसका उल्टा है। कौन पढ़ेंगे आप लोग में से? अक्सर व्यक्ति पद हाँ, जो अच्छे पाठक के जो गुण है ना, वो कौन कौन? माधुर्यम। ठीक है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदुस्तु सुस्वरः। माधुर्यम, बहुत उनके वाणी में जो है माधुर्य हुआ। अक्षर व्यक्ति, एक एक अक्षर आपको स्पष्ट सुनाई देगा। पदच्छेदस्तु, है ना, एक एक पद तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, सुस्वरा, जहाँ उदात अनुदात स्वरित का चिन्ह जहाँ पे उस चिन्ह का यूज करते हुए पढ़ेंगे। अगला धैर्य के साथ, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे, धैर्य के साथ। और उसमें एक है लय समर्थम, एक लय भी होगा। तो ऐसे जो 6 प्रकार के जो गुण है वो अच्छे पाठक के गुण हैं। ठीक है, आपने किसी किसी का संगीत देखा होगा, है ना, अरिजीत सिंह एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो देखेंगे कि कितना लयबद्ध तरीके से वो गाते हैं। ठीक है, और एक एक अक्षर आपको स्पष्ट सुनाई देगा, समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है। ठीक है, स्वर के साथ है, लय के साथ है, धैर्य उनके वाणी में दिखेगा। तो ये सारे जो है अच्छे पाठक की निशानी है। ये 32 और 33 नंबर श्लोक में आपको मिलेगा। कोई समस्या यहाँ तक? चलो, अब है अंतिम जो है संतान। ठीक है, संतान का मतलब यहाँ पुत्र या पुत्री नहीं है बच्चा, ध्यान रखिएगा। ओके, संहिताया नियमे स वर्ण उच्चारणम इति संतान, शैतान गलत उच्चारण कर दिया, संतान। ठीक है, जो संहिता में नियम है, यानी अलग अलग जो वैदिक संहिता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, नियम के अनुसार वर्णों का उच्चारण करना ही क्या है? संतान है। हर वेद के जो है अपने अपने नियम है। ठीक है, उनका कैसे हम संहिता पाठ करें, कैसे पद पाठ करें। ठीक है, तो उसके आधार पर हम जब किसी भी वर्णों को उच्चारण करते हैं वो संतान कहलाता है। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, आपने वेदों के पाठ पढ़े थे, कितने प्रकार के वेदों के पाठ हैं बच्चा, बताइए। वेदों के कितने प्रकार के पाठ करने की विधि है? हाँ, हाँ, तो प्रकृति पाठ 3 प्रकार का और जो विकृति पाठ है 8 प्रकार का। बहुत अच्छा। और संहिता का डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ा है बच्चा। संहिता का क्या डेफिनेशन है वैदिक साहित्य के संदर्भ में? हाँ, लेकिन यदि व्याकरण के संदर्भ में जाएंगे है ना, तो 2 डेफिनेशन आते हैं, परा सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, जो नीचे वाला डेफिनेशन किसके संदर्भ में है ये बताओ? व्याकरण के किसके संदर्भ में, वो किस विषय के संदर्भ में? संधि। हाँ, 2 अलग अलग वर्णों के मध्य जो सन्निकर्ष होता है, परा मतलब विपरीत, अलग अलग सन्निकर्ष होता है। ठीक है, पर यानी 2 अक्षरों के मध्य में, 2 वर्णों के मध्य में जो सन्निकर्ष हो वो संहिता कहलाता है, अर्थात संधि कहलाता है। और ऊपर जो है पद प्रकृति संहिता, ये किसके संदर्भ में है?
ये भी एक संहिता का डेफिनेशन व्याकरण का ही पार्ट है। ये किसके विषय में कहा गया बताओ। पद से पद। हाँ, जो पद प्रकृति संहिता, यानी जो किसी भी पद की प्रकृति बताए, उसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति है, ठीक है, ये सब संहिता कहलाता है। ठीक है, तो व्याकरण में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है आपके शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत जो 6 विषय वस्तु है, पहला है वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है मात्रा, चौथा क्या है बच्चा? बल, पांचवा है साम, फिर संतान। इस प्रकार से जो है आपके शिक्षा वेदांग समाप्त हुआ। इसके बाद अलग अलग वेदों की जो शिक्षा ग्रंथ है वो हम लोगों ने पहले से भी देखा है, ऋग्वेद से लेकर सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि सब का हमने देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निरुक्त के विषय में। और निरुक्त के इसको यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं निरुक्त पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपके इतना डिटेल से इसकी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा ताकि वहाँ पे मुझे बहुत डिटेल में ना बताना पड़े। ठीक है बच्चा, आज तक अभी तक कोई समस्या? कोई समस्या है तो बताओ बच्चा। सर निरुक्त में पूरा पढ़ा था जैसे वो दैवत गाट जो है ना वो। हाँ, पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, जो जो सिलेबस में लगा हुआ है, जब तक समय है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक पढ़ेंगे। ठीक है सर, कल से तो निरुक्त स्टार्ट होगा सर, वो आप पूरा निरुक्त ही खींच लेंगे। नहीं, कल से यूनिट 2 में 2 पार्ट। हाँ, वेदांग में निरुक्त, अभी वेदांग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अलग से जब निरुक्त पढ़ेंगे ना, वहाँ पे भी ये सब विषय वस्तु आएगा। ओके सर, ठीक है, ठीक। आप किसी को कुछ पूछना है बच्चा? मनीषा जी कोशिश कीजिएगा क्लास अब्सेंट ना हो, नुकसान आपका ही होगा ज़्यादा फिर। ठीक है।